नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बहुत खास एपिसोड में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार स्टूडियो से निकल के बाहर आया है और उसकी बहुत खास वजह है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो ये चाहती थी कि हम उसके पास चल के आएँ, इसीलिए पूरा सेटअप आज स्टूडियो के बाहर है। हम दिल्ली में ही हैं, हमारे साथ शिवसेना के सांसद बड़े नेता संजय राउत जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने वक्त निकाला संजय जी। हम जानते हैं बहुत ही कठिन दौर से पार्टी भी और आपका वक्त भी काफ़ी कठिन चल रहा है। अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, पहला सवाल ये पूछूं कि किसकी ज़्यादा कठिनाई आप फेस कर रहे हैं, अपने जीवन में जो ईडी की जांच चल रही है वो, या पार्टी के साथ जो कुछ बीता वो, कौन सा ज़्यादा बुरा वक्त है? नहीं, बुरा वक्त तो जो मेरे ज़िंदगी में आप बता रहे हैं, मैं उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ये भी राजनीति है, कोई राजनीतिक फ़ायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूं। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से। कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, और सुबह देखता हूं तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट कर खड़े आपकी तो रहेंगे। जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो। आप तैयार है अरेस्ट होने के लिए? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है। मेरी पार्टी और मजबूत होगी। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है क्या खेल चल रहा है। पूरे हमारे शिवसेना हो या और पार्टी के हमारे साथी हो, मित्र हो, सबको मालूम है सभी के साथ एक खेल चल रहा है। तो क्या आपको और कोई ना कोई डर कर खड़ा होना जरूरी है। सबको डर कर जीना मीन्स हम अपने आप अपने हाथों से लोकतंत्र का गला घोटना है। तो आपको लग रहा है संजय जी कि आप अरेस्ट हो सकते हैं? देखिए, मेरे कोई केस नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता ही है तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं ईडी के सामने समक्ष जाऊंगा। जो बात वो करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, मैं दे दूंगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एजेंसी का, इसलिए तो मैं 2 बार जाकर आया हूँ, वापस जाऊँगा। जब तक मेरा विश्वास है तब तक मैं न्यायालय में जाऊँगा, एजेंसी के सामने जाऊँगा, क्योंकि मैं इस देश का एक कानून लॉ मेकर हूँ। मैं सांसद हूँ 20 साल से लगभग, तो मेरा कर्तव्य बनता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, पर एजेंसीज के हवाले से खबरें आ रही है कि संजय राउत सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं पूर्णतः। ये जो पूरा मामला है पत्रा चाल मेरा कोई संबंध नहीं पत्रा वाला चाल से, मैंने देखा भी नहीं है ये कहाँ है ये पत्रा वाला चाल। मेरी ज़िंदगी में ये पत्रा वाला चाल क्या है, वो जो चल रहा है कोई, उसके बारे में जब ये अखबार में आना शुरू हो गया 1-2 साल पहले, तब मैं उस बारे में जानकारी लिया। मुझे मालूम नहीं और मुझे टाइम भी नहीं। से आपके संबंध नहीं? डेफिनेटली है, उन्हीं की तो कंपनी है वो। नहीं मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ये सब। प्रवीण राउत जैसे हमारे और भी दोस्त हैं इस देश में जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी के दोस्त हैं। बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता उनके भी दोस्त हैं। इल्ज़ाम ये है कि प्रवीण राउत की कंपनी को ये ठेका मिला, प्रवीण राउत ने एक एक्स अमाउंट आपकी वाइफ वर्षा जी को दिया। एक अमाउंट नहीं, 55 लाख है, 13 साल पहले की बात है जी। उस वक्त पत्राचार का इशू नहीं था कोई। अच्छा, वो अलग मामला है। ये मामला ही नहीं है मेरे खिलाफ। अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, मैं इतना ही कहूँगा। आप राजनीति के बारे में पूछ लीजिए। क्या इसी वजह से, एजेंसीज की वजह से ही आपकी पार्टी में टूट हुई? ऐसा लगता है। जो भी विधायक या सांसद छोड़कर चले जाते हैं, हमें मैसेज देते हैं कि फलाना फलाना केस हमारी पुराने निकाल दी है, मैं टेंशन में हूँ। आज ही हमारे एक मराठवाड़ा रीजन के हमारे बहुत सीनियर हमारे साथी है, अर्जुन खोतकर, मंत्री भी रहे हैं बहुत साल। वो कल तक तो हमारे मंच पर बड़े बड़े भाषण भी दे रहे थे कि मरते दम तक शिवसेना में रहूँगा, ठाकरे जी के साथ रहूँगा। हाँ, जो छोड़कर चले गए हैं वो सब चूहे हैं। और आज मैं पढ़ रहा था कि उनका एक स्टेटमेंट, मेरे बाजू में ही राव साहब दानवे जी उनके घर पर जाकर बोल रहे थे कि मेरी मजबूरी है, ये ईडी ने मुझे परेशान कर रखा है और मुझे कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। यह अभी की बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी है
अगर उनको लगता है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रही है, अगर उन आज सोनिया गांधी भी चली गई, राहुल गांधी भी चले गए थे, सबको जाना चाहिए। अगर एजेंसी है, कोई जांच कर रही है, उनके पास कोई हमारे खिलाफ सबूत है या नहीं है और बुलाया हमको, तो जाना चाहिए, हम जाएंगे। नहीं, वो तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे किसी के लिए भी हो, मेरे लिए हो, हम तो भागने वाले नहीं है ना, जैसे तो लोग भाग कर चले गए, हजारों सैकड़ों लोग इस डर से देश छोड़कर चले गए। हमको तो यहाँ ही रहना है, हमारी ज़मीन है, हमारा देश है, हमारी पार्लियामेंट है। अगर जिन नेताओं को इस तरीके से राजनीतिक दांवपेच में गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा होता है? क्या यही फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है, जो आप कहते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो कोई बात नहीं, पार्टी मजबूत होगी? लोग सब कुछ जानते हैं ना कि इस समय में संजय राउत के ऊपर एक्शन क्यों है, ऐसे समय में प्रफुल्ल पटेल के ऊपर एक्शन क्यों है, ऐसे समय में सोनिया गांधी के ऊपर एक्शन, मैडम के ऊपर एक्शन क्यों है, लालू यादव जी की पार्टी कैसे ख़त्म करने की कोशिश की, मायावती जी को कैसे चुप किया है, अखिलेश को कैसे चुप बिठाया था। देखो, देश की जनता कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये सोचती नहीं है, नहीं, जनता सोचती है। इमरजेंसी में भी जनता चुप थी, लेकिन सोच रही थी, वक्त आने पर अपना जवाब देती है। किसी को लगता है कि ये करने से हम चुनाव फिर एक बार जीत जाएंगे या सत्ता रहेगी। देखिए, कोई भी इस जग में, विश्व में अमर पट्टा लेकर नहीं आया है, कोई भी नहीं, ना तानाशाह, ना कोई लोकशाहीवादी। सत्ता कभी ना कभी किसी को छोड़ना ही पड़ती है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे हम हो। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, देश रहेगा और संस्थाएं रहेंगी। पर संजय जी, बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, चुनाव वो जीतते जा रहे हैं, अच्छी बात 14 से 19 में अंतर बढ़ गया सीटों का, अच्छी बात यूपी है, जीत गया इतना बड़ा। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। हमारा कोई उनसे जाति दुश्मनी नहीं है ना। अगर कोई जीतता है चुनाव के माध्यम से तो हम उनका ज़रूर स्वागत करते हैं। तो जीते तो वो महाराष्ट्र में भी थे, वहाँ क्यों नहीं स्वागत किया आप? बड़ी पार्टी थे वो। नहीं, कैसे जीते, क्यों जीते, सबको मालूम है, लेकिन जीतने के बाद उनके पास बहुमत तो नहीं था ना। बहुमत साथ तो हमने मिलके बना लड़े लिया, थे। जैसे आज ये लोगों ने बनाया है। अभी किधर उनके पास बहुमत है? 40 वालों को मुख्यमंत्री दे दिया, लेकिन 60 वालों को नहीं दे रहे थे, जो एग्रीमेंट हो गई थी हमारी बीजेपी के साथ। अब हमसे एक 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 धड़ा टूटकर बाहर निकल गया, आप उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जो हमारी एग्रीमेंट थी 2019 में, उसके मुताबिक आपने नहीं दिया मुख्यमंत्री पद। अगर वो दे देती मुख्यमंत्री पद तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का निर्माण नहीं हो जाता, सब कुछ ठीक ठाक चलता, 25 साल जल रहा था हो। अभी आपने दिया है, हम तो 2 साल या 2.5 साल मांग रहे थे ना, और क्या कर रहे थे। इस लेकिन बार दिल्ली भी आपको चाहिए, महाराष्ट्र भी आपको चाहिए, मुंबई भी आपको चाहिए, लखनऊ भी आपको चाहिए, कलकत्ता भी आपको चाहिए, तो रीजनल पार्टी करे तो क्या करे। इस बार भी जो एकनाथ शिंदे का धड़ा अलग हुआ, फिर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, आपको लगता है कि अगर ये प्रस्ताव शिवसेना के पास औपचारिक तौर पर बीजेपी से आता कि आइए हम मिलकर एक हो जाते हैं और हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो क्या आप लोग उद्धव मुख्यमंत्री ठाकरे मान किसको लेते? बनाना ये पार्टी तय करेगी। जरूर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा प्रस्ताव था 2019 में, जब हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जब निर्णय हो रहा था, और हमको लगा कि जो एग्रीमेंट हम दोनों में करार हुआ है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनना है, तो हमारे तरफ से तो एक ही नाम था, उद्धव ठाकरे उस वक्त तो नहीं बनने वाले थे, कोई सवाल ही नहीं था, एकनाथ शिंदे जी का ही नाम आता, क्योंकि उनको ही हमने हमारे जो असेंबली का लीडर उनको ही चुना था, हमारे अंदर के जो विधिमंडल जो है उसका, तो उनका ही नाम। तब बीजेपी क्यों नहीं मानी थी? हाँ, एकनाथ शिंदे के नाम पर 19 में बीजेपी क्यों नहीं मानी? नहीं, मुख्यमंत्री देना ही वो लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था वो मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, मतलब वो ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने? मालूम नहीं जो भी किसको मतलब। बनाने थे, लेकिन बीजेपी हमको देने को, हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं थी उस वक्त। तो हम क्या करें, शिवसेना को अपना अस्तित्व भी रखना ज़रूरी था। आप हमसे इस तरह से विश्वासघात कर रहे थे, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन रही है, आप हमसे बात नहीं कर रहे। ऐसे में अगर एक प्रस्ताव आता है
कि 3 पार्टी मिलकर एक सरकार बन सकती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर। अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, हम हिंदुत्ववादी है रहेंगे, उनकी अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, सेक्युलर है वो लोग रह सकते हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उसके ऊपर हम सरकार चला सकते हैं। उसके ऊपर अगर 3 पार्टी के नेताओं का एक मत होता है तो सरकार बन गई। पर संजय जी, आप पार्टी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, आज पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में है। नहीं साहब, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, अब तो लोकल यूनिट्स भी जा रही हैं। हमारे पास क्या था जब पार्टी बनाई थी? 25 साल तक हमारे पास एक विधायक भी नहीं था। कभी एक आध दूसरा आता था, वो भी हार जाता था बाद में। हमारी ताकत संगठन में है। संगठन जो जमीन पर संगठन है आपके साथ? क्यों नहीं है? आज भी? हाँ, संगठन तो हमारे साथ ही रहेगा। शिवसेना, ये डुप्लीकेट नकली शिवसेना अब तक बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे जी के रहते हुए भी बनाने की कोशिश की। तो संजय जी, हालत तो ये है कि आपका चुनाव चिन्ह भी जाने वाला है। जाने दो ना। तैयार हैं आप नहीं, तीर कमान को छोड़ने के लिए? देखिए, ये आप बात कर रहे हैं, हम ये नहीं मानते कि चुनाव चिन्ह जाएगा, लेकिन हम सभी परिणामों को तैयार हैं। जो भी होगा, कोई भी संकट से हम सामना करेंगे, लेकिन पार्टी रहेगी और पार्टी वापस ऊपर जाएगी। पार्टी मतलब ठाकरे परिवार? पार्टी क्यों जरूरी है ठाकरे परिवार? क्यों नहीं जरूरी है? क्यों नहीं? जैसे बीजेपी को मोदी जी की ज़रूरत है, वैसे शिवसेना को ठाकरे जी की ज़रूरत है। आज की तारीख में मोदी जी की सिवाय आप बीजेपी का अस्तित्व देख सकते हो कहाँ? आज जो पार्टी है, आज जो पार्टी का विस्तार है, वो नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, उनका ग्लैमर है, हाँ, उनका अस्तित्व है, उनकी प्रतिष्ठा है। वैसे ठाकरे जी का है। हर पार्टी में एक नेता होता है, चाहे वो फैमिली का हो, परिवार का हो या बाहर का हो। एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे जी को अपना नेता मान लें तो फिर दोनों धड़े एक हो सकते हैं? आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ सत्ता में लौट सकते हैं? देखिए, वो अभी मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। अब उनको घर वापसी नहीं हो सकती? हमने बहुत कोशिश की, हमने कोशिश की, उद्धव जी ने कोशिश की है। अब वो जिस खेमे में जाकर पहुंच गए हैं, अब शिंदे जी के हाथ में कुछ बचा नहीं है। वो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते। भविष्य क्या देखते हैं शिवसेना का? उद्धव जी के साथ, आदित्य जी के साथ आप देखिए, सबसे करीबी हैं, इसलिए इस पार्टी को 56 साल हो गए, 56, अब तक 56 आगे भी चलेगी ये पार्टी। और जब ये पार्टी बनी थी तब हम छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन हम बाला साहब के साथ, हमारा परिवार हमेशा जुड़ा रहा। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये पार्टी 6 महीने भी नहीं चलेगी। ये पार्टी एक महीने में, 1 साल में ये पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। ये पार्टी मुंबई के बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ये पार्टी अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इससे पहले भी हमारे सांसद चले गए, टूट गए हैं, विधायक टूट गए हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते भाई। हमको मालूम है हमारी पार्टी किस बीज से बनी है। जनरेशन बदल गई, पार्टी है, पार्टी रहेगी। कौन सी भी पार्टी आसानी से नहीं टूटती और ख़त्म होती। गांव-गांव में कार्य करता है। अभी आदित्य ठाकरे तो बहुत जूनियर है, यंग है, नेता है। अभी एक टूर करके आए तो आप देखो, उनके वीडियो देखिए, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आते हैं, लोग रोते हैं। आज भी बाला साहब ठाकरे जी के साथ लोगों का दिल लगा है। तो संजय जी, जिस पार्टी को 56 साल आप बोल रहे हैं, अब तक 56 हो गया, ये इल्ज़ाम है, ये मैं बहुत सोच समझ के, और ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि संजय राउत की वजह से पार्टी की हालत ये हुई। जितने लोग छोड़ के गए उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि संजय राउत ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। मैं पार्टी का मालिक नहीं हूँ, ज़रूर मैं पार्टी का एक नेता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी पार्टी में गई है। मैंने कोई पद, सत्ता का पद में मैं कभी गया नहीं। मैं हमेशा पार्टी के साथ रहा हूँ, संगठन का काम करता हूँ, सामना का काम करता हूँ। लगभग 30 साल से भी ज़्यादा हो गया सामना का, मैं सामना के साथ जुड़ा हूँ। पार्टी की ताकत है। ये जो बहुत एमएलए है वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उसमें से बहुत से लोगों को तो ज़िंदगी हमने ही बनाई है, मंत्री बनाए हैं उद्धव जी को कहकर। अब उनकी मजबूरी है, वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, कोई उनसे बुलवा रहे हैं मेरे खिलाफ। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी हम जिंदगी भर उनके साथ खाया है, पिया है, थाली में खाया है हमने,
सुख दुख में साथ में रहे हम लोग, तो मैं उनकी मजबूरी समझ लेता हूँ। मैं सवाल और सिलसिला शुरू करता हूँ। संगीता जी कुछ पूछना चाह रही। संजय राउत जी, आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो टूटी तो वो एजेंसी के दबाव में ईडी का भी नाम आपने लिया। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी क्या आपकी पार्टी की वजह से ही नहीं टूटी? आप जो अपने मूल सिद्धांतों से, जो विचारधारा आपकी थी, उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसके चलते टूटी? एक कारण दिखाइए मुझे कि हमने हमारे विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पहला- आज भी उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि बताइए कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमारे विचारधारा हिंदुत्व के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया है, लेकिन जिस पार्टी के साथ ये लोग जाकर बैठे हैं उस पार्टी ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए आप देख लीजिए। सबसे पहले 2014 में प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना पार्टी जो उनकी मित्र पक्ष रही, उनके साथ धोखा किसने किया? अलायंस बीजेपी ने तोड़ा 2014 में, हमने नहीं तोड़ा है। हमने बहुत कोशिश की ये अलायंस न टूटे, लेकिन उस वक्त हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना 25 साल के उनके साथी अलायंस वो लोगों ने तोड़ा है। 2019 में भी उनकी वजह से हम टूट गए हैं, हमने नहीं तोड़ा है। हम मजबूरी में बाहर गए और सरकार बनाई। मजबूरी में जब आप बाहर गए तो वहाँ पे आपने सिद्धांत से तो समझौता किया, क्योंकि एक हिंदुवादी पार्टी सेकुलर अगर फोरम बनाती है, सेकुलर पार्टीज़ के साथ अलायंस करती है, तो पार्टी के लोगों को लग रहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, वो कौन सा सिद्धांत मैं था? आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हिंदुत्ववादी ये लोग हम पे आरोप कर रहे हैं ना, जो चले गए हमारे साथ वो लोग आरोप कर रहे हैं ना। रामविलास पासवान जी तो हमारे साथ थे एनडीए में, राम मंदिर का मामला होने के बाद छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार जी तो बीजेपी को पूरी ख़त्म करने की भाषा, संघ परिवार के साथ मैं बैठूंगा ही नहीं, ख़त्म कर दूंगा। देखिए ये राजनीति है, आपकी राजनीति है, और हम करें तो क्या? आज जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको सही लग रहा है कि ये फैसला आप लोगों का सही मेरा था, फैसला सेकुलर नहीं, पार्टीज ये के साथ पार्टी का जाने फैसला था। सही था फैसला ये? डेफिनेटली सही था, उस समय वो फैसला सही था, और आज भी महाविकास अघाड़ी है और रहेगी। और आगे भी चुनाव में आप जाएंगे क्यों नहीं इसी जाएंगे? गठबंधन के साथ? क्यों नहीं जाएंगे? अगर बीजेपी वापस आती है तो वो ऑप्शन लेंगे या देखिए, कि महाविकास बीजेपी अघाड़ी को का? तो वापस हमारे साथ आना ही होगा। तो क्या करेंगे आप? इधर कांग्रेस इधर बीजेपी? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। किसके साथ जाएंगे? देखिए, आप आज जिनके साथ वो जा रहे हैं वो कोई पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग एक साथ आए हैं और पार्टी बना नहीं, खुद की पार्टी, वो हमारी वो जो पार्टी वो हमारी है। आप लोग बाहर चले गए, लोग आपको जूते मार रहे हैं सड़क सड़क पर। आप देखिए अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। पार्टी आप खुद की पार्टी बनाइए, खुद की पार्टी बनाइए। देखिए राज ठाकरे पार्टी से चले गए, मैं मानता हूँ, खुद की पार्टी बनाई। नारायण राणे भी गए थे, खुद की पार्टी बनाई। मैं मानता हूँ ऐसे लोगों की हिम्मत को कि मैं मेरी पार्टी बनाऊंगा, ठीक है। उसको कितना यश मिला, कितना पेश मिला, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप भी अगर शिंदे जी हो, उनके लोग हैं, वो अपने आप को इतने हिम्मतबाज और लोग समर्थन में है ऐसा उनका दावा है, आप अपनी पार्टी बना लीजिए। ये मेरा चैलेंज है। तो वो फिर कह रहे हैं तो- कि शिवसेना हमारी पार्टी है, अरे कैसी विधायक होती? मेरे साथ, सांसद मेरे साथ, कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ, पार्टी का दफ्तर उनको मिल रहा है कौन सा दफ्तर? विधानसभा में। कौन बोला आपको? क्लेम किया जा रहा है। अरे क्लेम तो कुछ भी करेंगे वो लोग। अभी तो पार्लियामेंट में अभी claim देखिए, करेंगे। कल बोलेंगे कि मैं तो सबसे बड़ा नेता हूँ, अभी आने वाला, अभी मैं मोदी जी की जगह पर जाऊंगा, क्लेम करेंगे। बीजेपी कर देगी? अच्छा, वो शिवसेना क्यों नहीं है? शिवसेना के ही लोग हैं, बाहर निकले आप हैं, मुझे ज्यादा बताइए। संख्या है उनकी। लोग आप तो बताइए। बाहर आते जाते रहते हैं, कांग्रेस से भी चले जाते हैं, बीजेपी में भी एक जमाने में लोग जा रहे थे। ओरिजिनल पार्टी रहते हैं। अगला सवाल है तो पंकज। राउत साहब, पहले बाला साहब ठाकरे किंग मेकर थे, उद्धव ठाकरे को आप लोगों ने मिला के किंग बना दिया, यही चूक हो गई क्या? देखिए, उस वक्त वो ज़रूरत थी 2019 में। अगर सरकार बनानी है और सरकार की लीडरशिप एक ऐसी व्यक्ति के हाथ में देनी है जिसको सब लोग पसंद करें, तो ये पवार साहब का प्रस्ताव रहा हमारे सामने। कोई ऐसे नेता को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो सबके साथ मिलकर काम करे। और बाला साहब ठाकरे जी का एक लेक्सी है, उद्धव ठाकरे जी, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो पवार साहब ने उद्धव जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस सरकार का नेतृत्व करें। उद्धव जी ने 10 बार ना कहा था,
हमने सबने कहा कि ये ज़रूरत है आप स्टेट की और सरकार की, नहीं तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, वापस फिर यहाँ स्थिरता आ जाएगी। तो आप नेतृत्व कर लीजिए, बाकी सब लोग हैं बाहर, अनुभवी लोग हैं, वो आपके साथ काम करेंगे। एक चीज़ बताइए संजय जी, ये बहुत कहा गया कि रश्मि जी ने बहुत समझाया उद्धव जी को, नहीं, मुझे ये नहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको, इस तरह की चर्चा खूब होती है। मुझे नहीं लगता ऐसा, हम लोग सब थे उस वक्त 24 घंटे उनके साथ। आज जब आप वापस लौट के देखते हैं ये सब हो गया, तो आपको लगता नहीं कि वो फैसला गलत था? मुझे नहीं लगता है कि ये फैसला सही हो या गलत हो, लेकिन उस वक्त वो ज़रूरत थी, स्टेट की ज़रूरत थी। सरकार बनाने के लिए उद्धव जी का ही फेस वहाँ रहना, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सीनियर लोग थे, एनसीपी में तो उनसे भी सीनियर लोग काम करने वाले थे। ऐसे में एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी जो इस सरकार का गठन के बाद नेतृत्व करे, और उद्धव ठाकरे का ही नाम सबने लिया। सीएम भी उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मंत्रिमंडल में, तो थोड़ा सा मैसेज बहुत खराब नहीं गया? जब तक आदित्य ठाकरे का काम ठीक से चल रहा था तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये जब छोड़कर चले गए लोग, सब आदित्य के आगे पीछे भाग रहे थे। अब अचानक क्या हो गया? आदित्य ने जो काम किया है, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर, अब तक स्टेट में ऐसा काम नहीं हुआ। मैं एक सवाल पूछूं राउत साहब, हाँ, आप तब से कह रहे हैं कि 56 हो गया, शिवसेना की बात, बाला साहब ठाकरे के विचार की बात, उनके विचारों की बुनियाद क्या इतनी कमज़ोर थी कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक निकल के चले गए? बात ऐसी है भाई, बाला साहब रहते हुए भी कुछ लोग छोड़कर चले गए, बड़े बड़े नेता हमारे। नारायण राणे हमारा साथी था, बड़ा नेता था, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया था। ये वाली हालत नहीं आई थी? मैंने उस वक्त भी हालत लगभग वही थी, संख्या में कम थे। छगन भुजबल बड़े नेता थे हमारे, वो भी चले गए। हर पार्टी में ये फेस कभी ना कभी आता है। नीरज, आप कह रहे हैं 2019 में आप दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, दोनों लोगों ने बंद कमरे में बहुत सारी बातें की। कहा जाता है राजनीतिक गलियारे में एक आम चर्चा है कि 2019 में बात बन जाती बीजेपी और शिवसेना के बीच में, लेकिन संजय राउत की बयानबाजी और बार बार बयान देने की वजह से दोनों लोगों में खटपट और बढ़ती चली गई और चीजें समझ नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बयानबाजी की वजह से मेरे वजह से सरकार बनती है, मेरे बयान से सरकार गिरती है? मुझे मालूम नहीं, अभी पता चला मुझे अभी ये सब लोग जो 2019 में ये सवाल ही नहीं था मेरा कुछ। 2019 में ज़रूर हम एक साथ चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति पैदा हो गई, उसके बाद मैं आया पिक्चर कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। अगर मैं पार्टी के हित में कहता हूँ तो उसमें बयानबाजी क्या है? नहीं, लेकिन ऐसी बातें थी कि जब भी बात बनने वाली होती थी संजय राउत कोई ना कोई बयान दे देते थे। अरे किससे मेरी बात बनती थी? मैं सिर्फ मेरे पार्टी के प्रति वफादार हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे, उनका परिवार और मेरी पार्टी, उसके सिवाय मैं आगे पीछे देखता नहीं, सबको मालूम है। मैं सिर्फ मेरी पार्टी देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ। ये बताइए संजय जी, ये कहा जाता है कि आप बहुत ही फिल्मी अंदाज में बातें करते हैं, कई बातें बहुत कड़वी बोल देते हैं और फिर उसको रिट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है और बात बिगड़ जाती है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। बड़बोलापन जिसको कहते हैं। हाँ, तो पार्टी मुझ पर एक्शन ले लेगी अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। आप जो बोलते हैं पार्टी से पूछ के बोलते हैं, टॉप लीडरशिप से? देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरा पूरा जीवन गया है बाला साहब ठाकरे जी के साथ। हमेशा मैं उनके साथ ही रहा हूँ और किसी के साथ में रहा नहीं। थोड़ा बहुत प्रभाव उनका मेरे पर है, भाषा का प्रभाव है। लिखता हूँ वैसा ही, बोलता हूँ वैसा ही। मेरी ज़िंदगी में और है ही नहीं कुछ उनके सिवाय। एक सवाल मैं टाइमिंग को लेकर ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जब ये दौर चला टूट वाला जून के महीने में, उसी वक्त वो फिल्म आई धर्मवीर करके, मराठी फिल्म। फिर उसके पहले ही वो नवनीत राणा का हनुमान चालीसा वाला एपिसोड होता है। ये पूरा स्क्रिप्ट पहले से बना था। ये क्या था? ये आपस में ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट एकनाथ शिंदे जी का नहीं था। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था? कोई डायलॉग राइटर था उनका अलग से, डायरेक्टर भी अलग था, कॉस्ट्यूम वाला भी अलग था। उनका एक पूरा क्रू था पर्दे के पीछे, वो कर रहा था। हमको पता चल रहा था क्या चल रहा है। जिसको ऑपरेशन लोटस बोला गया। लोटस या और कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऑपरेशन, जब ये फिल्म आई थी तब भी हम देख रहे थे ये फिल्म में क्या है, फिल्म में असली क्या है, नकली क्या है। क्योंकि मैं दिगे साहब के साथ बहुत साल रहा हूँ, एक आनंद दिगे जी के साथ मेरा और उनका बहुत ही मधुर संबंध है मेरे उनके साथ। आज जो लोग बोल रहे हैं ना
धर्मवीर आनंद दिघे जी, उसमें से बहुत से लोगों ने उनको देखा भी नहीं है, उनके आसपास भी नहीं गए हैं कभी। तो मुझे मालूम है दिघे साहब और बाला साहब के रिश्ते क्या थे, दिघे साहब और ठाकरे परिवार के रिश्ते क्या थे, दिघे साहब और हमारे रिश्ते क्या थे, हमें मालूम है। फिल्में तो मैं भी बनाता हूँ ना, हमने भी ठाकरे बनाई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, अभी पार्ट 2 भी बनाएंगे हम ठाकरे जी का। हमें भी फिल्में बनाने आए थे, हम भी लिखने वाले हैं खुद, हमको किसी से स्क्रिप्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मन में है अंदर है वो हम बोल लेते हैं। आप एकनाथ शिंदे पे हमला कर रहे हैं? नहीं, एकनाथ शिंदे हमारे दोस्त है, अभी भी? डेफिनेटली। अभी भी? क्यों नहीं, इतना बड़ा उन्होंने आपके। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, पॉलिटिकली हम फाइट करेंगे, हम हमारी पार्टी उनके हाथ में नहीं जाने देंगे। ये फाइट है, लड़ाई है, हम उनको समझाएंगे, ये मत करिए आप। सर, मेरा सवाल ये है कि ये कहा गया है कि 2019 के बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब अजीत पवार और अशोक चौहान के साथ उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, उस वक्त उनसे 1 घंटा अलग से मुलाकात हुई, और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस वक्त मोदी जी से उद्धव जी ने गठबंधन को लेकर चर्चा की, खुद आपके सांसद राहुल शेवाया ने बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और ठाकरे परिवार में एक पुराना रिश्ता है, हमेशा से, चाहे सत्ता में हम रहे या न रहे, या कोई राजनीति अलग से बीजेपी ने हमारे खिलाफ की होगी, फिर भी एक रिश्ता हमारा भी है। हम भी मोदी जी को मानते हैं, हमने उनके साथ काम किया है, हम अमित शाह को मानते हैं, देश के गृह मंत्री है, नेता है। और उद्धव ठाकरे और नरेंद्र भाई में, यानी मोदी साहब में एक रिश्ता हमेशा इमोशनल रहा है। उस नाते अगर वो मिलने गए हैं तो बाद में आधा पौने घंटा बात हो गई होगी, हमें ही बताया, मैं मोदी जी से अलग से बात की, ये फलाना फलाना बात हो गई, गठबंधन से बात हो गई। गठबंधन को लेकर बात हुई है क्या? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि खुद उद्धव ठाकरे चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। हम तो पहले भी चाहते थे ना, ये सरकार बनने से पहले उद्धव जी ने मोदी जी को पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ है असल में, आपके पास कोई गलत जानकारी आ सकती है, आई है, लेकिन ये हुआ है। ये पूरी जो कहानी है, स्क्रिप्ट, असली स्क्रिप्ट, नकली नहीं, असली स्क्रिप्ट जो है वो मोदी तो जी को उद्धव जी माना ने क्यों नहीं मोदी जी ने? मोदी जी ने बात सुन कर ली होगी, अभी मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं गया। सर, एक उद्धव आज एक इम्पोर्टेंट आज बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है कि जब उनका भी स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, उस वक्त सरकार गिराने की साजिशें शुरू हुई थी। क्या हो रहा था उस वक्त? क्योंकि आपसे वो बात करते हैं, आप कुछ बताइए। नहीं, उस वक्त जब वो, ये बात तो सही है कि बहुत अनकॉन्शियस थे, वो अनकॉन्शियस थे, आईसीयू में थे, उनके हाथ पाँव पूरी तरह से काम करना और ये सब एनेस्थेसिया में थे। तब कुछ लोगों को लग रहा था कि अब अस्पताल से बाहर नहीं आ जाएंगे। संजय जी, आपने भी तब ये सरकार गिराने की कोशिश, उस वक्त ये बहुत अमानुष है, निर्घृण है। तो ये कौन कर रहा था? शिवसेना के लोग ही कर, एकनाथ शिंदे? अभी उद्धव जी ने कहा ना, ये लोग है। उद्धव जी ने आज के इंटरव्यू में कहा है, मैं क्यों बात करूं? संजय जी, आपने भी कई बार कहा, उद्धव जी ने भी कहा, और अक्सर ये बातें सामने आती है कि खुद अमित शाह जी आपके घर जब मातोश्री आए थे तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 50-50 की शेयरिंग रहेगी सरकार में और आप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बाद में खुद अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने कभी भी उद्धव ठाकरे से या शिवसेना से ये बात नहीं कही कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हम आपको पहले। देखिए, मैं अमित शाह जी को ये नहीं कहूँगा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा, ये बड़े नेता है सब। लेकिन अमित शाह जी जब मातोश्री में आए थे, दोनों की बात हो गई थी अंदर, बाद में वहाँ से हम चले वर्ली के ब्लू सी होटल में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि हम वापस एक साथ आ गए। तभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की तरफ से जो बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि क्या हुआ है, तब देवेंद्र जी ने कहा है कि ये तय हुआ है कि पावर शेयरिंग 50-50 हो जाएगा, जो भी पावर हमको मिलेगी उसमें पदों का जो बंटवारा है वो आधा आधा हो जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री पद भी है। मुख्यमंत्री ये कोई पद ही है ना, ये कोई एनजीओ की जगह नहीं है ना, ये काफ़ी है। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्ड पे है सब, अखबार में भी रिपोर्टिंग किया है सभी। लेकिन बात मुख्यमंत्री पद की है, सब पदों का वाटप, सभी पावर शेयरिंग 50-50 उनका शब्द है
इसलिए हम समाधान नहीं थे, सेटिस्फाइड थे। सर, जैसे अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, आपके जब सांसदों ने उद्धव ठाकरे के सामने दरखास्त की कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना चाहिए, तो आप लोगों ने दे दिया। जब विधायक लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को खत्म कर रही है, हमें बाहर निकलना कोई चाहिए, किसी को खत्म नहीं करता है, आपको बताता नहीं, तो हूं। इस ये पर गलत है आप- आपका बयान। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म नहीं करती। जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही एकनाथ शिंदे जी और उनके जो लोग हैं वो बोल रहे थे जाहिर सभाओं में कि मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद का अगर बीजेपी के साथ ये सरकार चली तो। ये बीजेपी शिवसेना को ख़त्म कर रही है, आप देखिए मैं आपको दे दूंगा वो बयान। ये कोई बहाना ढूंढते हैं ये लोग। हमारी पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है। करीब 1 महीना हो गया सीएम और डिप्टी सीएम बने हुए, कैबिनेट बनी नहीं है, सरकार आपको है क्या लगता कहाँ? है? यही तो समस्या है। अगर आपके पास बहुमत है, हाँ, आपने शपथ भी ले ली है, लेकिन 1 महीना हो गया आप सरकार नहीं बना पा रहे हो। कौन सा डर है? मैं आपको बताता हूँ ये सरकार नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक। ऐसा क्यों बोलते हैं आप कि देवेंद्र को डिप्टी सीएम बना दिया इसलिए नहीं बनेगी, नहीं, देखो मुझे या कोई और वजह हम है? सबको देवेंद्र जी के बारे में हमदर्दी है, बहुत प्यार है। ये एक व्यक्ति, एक नेता 2.5 साल तक संघर्ष करता रहा मुख्यमंत्री पद के लिए, जो उसका हकदार था और अचानक उनको बोला गया कि आप डिप्टी सीएम बन जाओगे। उसके दिल पर क्या पड़ी होगी? हमारे दोस्त है देवेंद्र जी, हमारे आंख में आंसू आ गए ये देखकर। तो आपका दूसरा दोस्त तो सीएम बन गया ना, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, एक सीएम बन गया आपका दोस्त अभी आपने कहा एकनाथ शिंदे आपके दोस्त है लेकिन मेरा सवाल ये है, 1 महीना हो गया, सरकार बनी नहीं है, कहाँ पर पेच अटका हुआ है? उनको मालूम। ये जो 16 विधायक है जिनके ऊपर जो तलवार लटक रही है डिस्क्वालिफिकेशन से, वहाँ पे चटका है। तो बहुत ही गैर कानूनी तरीके से बनी है सरकार। ये जो स्प्लिट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकी। आप कितनी भी कोशिश कर, सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय होगा वो राष्ट्र के हित में होगा, हिस्टोरिक जजमेंट आ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्या एक रत्ती भी संजय राउत को ये लगता है कि फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है और ये सरकार रीइंस्टेट रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार का बेंच बनाया है जस्टिस रामन्ना साहब ने, मुझे लगता है कि न्याय होगा। हमारा विश्वास है चीफ जस्टिस के ऊपर, न्याय होगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे इसी से जुड़ा हुआ। क्या आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, क्या होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे? नहीं सुमित जी, संजय राउत लेके जाएंगे कि आइए दोस्ती कर लीजिए जाऊंगा। मैं वापस? काम इस प्रकार का काम मैं कभी करता नहीं। फिर जो निर्णय उद्धव ठाकरे लेगा उसका मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ, पालन करता हूँ मैं। लेकिन जो विधायक शिंदे साहब के साथ है हमारे, उनको लगता है वो उनके है, वो किसी के नहीं है, वो पद के ले गए। शिवसेना ने सालों साल उनको मंत्री बनाया, प्रतिष्ठा दी। शिवसेना को देखिए, मैं सभी को आपको दे दूंगा क्लिप्स। शिवसेना मेरी माँ है, बाला साहब ठाकरे हमारी माँ है, ये बोलने वाले लोग, हम क्या थे, हमको पार्टी ने क्या बना दिया, ये कहने वाले लोग एक रात में पार्टी बदल कर चले गए। वो शिंदे साहब के कैसे हो सकते हैं? वो किसी के नहीं है। इसलिए तो उद्धव जी ने उनको कहा, जब लोग सब डिस्टर्ब थे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो उद्धव जी ने कहा जिसको मन से रहना है हमारे साथ वो रहेंगे। मैं आपको बंद कमरे में बंद नहीं करूँगा कि ज़बरदस्ती से मेरे साथ नहीं रखूँगा, मेरा वो स्वभाव नहीं है। पर संजय जी, हमारे मन में जो इम्प्रेशन है, दिल्ली में रहने वाले हम तमाम पत्रकार कह लीजिए जो यहाँ से पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि शिव सैनिक जो होते हैं बड़े जुझारू होते हैं, वो हर चीज़ से लड़ भिड़ जाते हैं। ये कैसे शिवसेना के नेता थे कि डर गए, रातों रात आप जिसको भेजते थे मनाने के लिए वो वहीं रुक जाता था, या तो सूरत रुक गया या गुवाहाटी चला गया? ये क्यों हो रहा था? ये कैसे शिव सैनिक थे? आप पहचान नहीं कर पाए इनकी? नहीं, हम पहचान 1 साल से कर रहे थे। जिस प्रकार का डर राजनीति में पैदा हो रहा है, ये राजनीति नहीं है, ये टेररिज्म है एक प्रकार से। लेकिन हमारे जैसे भी लाखों लोग हमारे पार्टी में हैं जो डरते नहीं हैं। आप हमें गोली मारो, आप हमें जेल में डालो, मैं ये कहता हूँ संजय राउत कौन था? संजय राउत कुछ नहीं था, पार्टी ने बनाया है, बाला साहब ठाकरे ने बनाया। आप अपने ही पुराने साथियों को, अपने ही चुनाव चिन्ह पर जीत के आए विधायकों को डरपोक कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। शिवसेना में डरना मना है,
जो शिवसैनिक है वो कभी डरेगा नहीं, मरेगा, वो मरेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो मरेगा। संगीता कुछ पूछना चाह रही है? टेररिज्म आपने यूज किया, कौन ये मतलब कर रहा है? नहीं, टेररिज्म लोग कौन कर रहा है? देखिए डर की राजनीति जो होती है, कौन कर रहा है डर की धमकाने राजनीति? की, कौन कर रहा है? ये ठीक नहीं है। जो भी करता हो ठीक नहीं है। अब महाराष्ट्र में भी होती है। संजय जी, आप तो खुल के बोलते हैं, कौन कर रहा है? आज बताइए महाराष्ट्र ना। में भी जब से ये दोनों की सरकार आई है, तो हमारे जो शिवसैनिक है उनकी सुरक्षा निकाल लेना, उनको फ़ोन करना, उनको धमकाना, आप मेरी सरकार आई है, हमारी सरकार। अरे भाई, सरकार आती है, सरकार चली जाती है, छोड़ दीजिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है और शिवसेना के मन में डर भी है कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो फ्रीज हो सकता है। ऐसी हालत में आप लोगों की प्लानिंग क्या है? क्या नए चुनाव चिन्ह के साथ क्या कोई नया चुनाव अगर चिन्ह? प्लानिंग है तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ? प्लानिंग ये प्लानिंग ही होता है, लेकिन जो धनुष्य बाण है वो हमारे साथ रहेगा, कानून जो है वो हमारे साथ है। ये पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अलग तरह से बनी है, और अगर कोई जोर ज़बरदस्ती से कर लेता है तो हम भी निपट लेंगे। चलो, कोई चुनाव चिन्ह ढूंढा? 1 2 3 कुछ इशारा कर सकें आप? तीर कमान के आसपास क्या हो सकता है? अरे देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। आप इनकार नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और है, अगर आपके रेबल ये कंडीशन रखें, एक नाथ शिंदे का जो गुट है कि संजय राउत हटाओ, हम वापस आ जाएंगे, हाँ, मैं जाऊंगा। अगर मेरी पार्टी मुझे कहती है मेरे वजह से कुछ हो रहा है, उद्धव जी मुझे बोलते हैं, मैं पार्टी के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार हूँ। पार्टी मेरी माँ है, सब कुछ है। मैंने पूरा जीवन पार्टी को दिया है, फ्रॉम माई स्कूल डेज। आज का नहीं है ये। मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, मैंने कुछ किया ही नहीं है पार्टी के सिवाय। आपके विरोधी तो ये भी कहते हैं, आपके शुभ चिंतक कह लीजिए, कि आप तो एनसीपी में चले जाएंगे, आपके पवार साहब से बहुत अच्छे संबंध, बहुत ही अच्छे रिश्ते, उसमें क्या है? आप एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे? क्यों? मेरी पार्टी है शिवसेना, पवार साहब के साथ बाला साहब ठाकरे जी के भी संबंध थे। पवार साहब महाराष्ट्र के तो बड़े नेता है, देश के भी नेता है, अनुभवी नेता है। उनके साथ रिश्ते रखने में या मधुर संबंध रखने में क्या अपराध है? क्या क्या है? संगीता जी, अच्छा चलिए, मैं अगला सवाल, मतलब आप कुछ पूछना चाहती हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आपने कहा फिल्म बनाएंगे ठाकरे 2, हाँ, क्या है वो फिल्म? इस पूरे एपिसोड के बारे में है? क्योंकि हमने उस तरफ की कहानी तो बहुत देखी, हमको ये नहीं पता चला कि वर्षा में क्या चल रहा था, मातोश्री में क्या चल रहा था, उद्धव ठाकरे जी क्या 2 में सोच रहे इसमें बाला थे। साहब ठाकरे जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़े आगे भी जाएगी फिल्म में। मतलब बिंज वॉच करनी पड़ेगी, हाँ। लगातार कई सीरीज आएंगी। नहीं, सीरीज, ये सीरीज मेरी चलती नहीं, फिल्म चलती है। ऑपरेशन लोटस को लेकर जब बातचीत चल रही थी हमारी आपसे, आपने कहा कि ये सब दिल्ली से चल रहा था। कौन चला रहा था? कौन स्क्रिप्ट लिख रहा था? किसी का तो नाम लेंगे आप। देखिए, हाईकमांड तो बीजेपी का दिल्ली में होता है, निर्णय दिल्ली में होते हैं। देवेंद्र फडणवीस नहीं थे इसमें? मुझे मालूम नहीं, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री के भी निर्णय लेने के लिए दिल्ली में नहीं आते थे। चाहे मनोहर जोशी थे, नारायण राणे थे, दिल्ली में नहीं आते थे। लेकिन अब आपके जो अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री कहलाते हैं वो दिल्ली में आते हैं बार बार। हाँ, कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में है, वो आ सकते हैं, लेकिन शिवसेना का हाईकमांड तो कभी दिल्ली में नहीं है। हम कभी दिल्ली में आते ही नहीं। तो उसका मतलब है ये सब बीजेपी का खेल है, बीजेपी की लीडरशिप कर रही है। और भी स्टेट में हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, अब बोलते हैं झारखंड की बारी है, ममता जी को भी कोई धमका रहा है। अगर देश में लोकतंत्र की बात आप करते हो तो अपने जो विरोधी होते हैं उनको भी आप मजबूत करिए। एक आवाज़ होता है जो आपके खिलाफ हमेशा गूंजता रहे, तब लोकशाही मजबूत होती है, लोकतंत्र। हम ये नहीं चाहते कि हम मोदी जी की जगह पर जाएंगे या अमित शाह जी की जगह पर जाएंगे या बीजेपी की जगह लेंगे, नहीं। लेकिन अपोजिशन को एक स्पेस अगर आप देते हो तो आप ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। संगीता, संजय जी, आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि शिवसेना को लेकर के कि ठाकरे जहाँ पे नाम है वहाँ पे शिवसेना, जब बात हो रही थी, या उद्धव ठाकरे हैं वो शिवसेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वंशवाद बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो आप मतलब वंशवाद
नहीं है कि जहाँ पे देखिए, ठाकरे वंशवाद हो परिवार या रहेगा। एकाधिकारशाही हो, एक ही है। एक आदमी सब कुछ करता है, उसके नाम पर ही पार्टी चलती है डेमोक्रेसी में। आप कौन सी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज पूरी बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, और उनके नाम से पार्टी चल रही है, और अच्छी बात है उसमें, मैं बुरा नहीं मानता उसमें। मतलब वंशवाद को सही मानते हैं। मैं वंशवाद की बात नहीं करता हूँ, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे वो नेता रहेगा। तो ये तो वंशवाद का जो आरोप लगता है फिर तो वो खत्म ही है, क्योंकि जो भी अगर पार्टी का अध्यक्ष बना हो, चाहे वो फिर कांग्रेस की बात हो या रीजनल जो पार्टीज हैं, तो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तभी अध्यक्ष पार्टी बनते ठाकरे हैं। साहब ने बनाई है, लोगों की श्रद्धा उस परिवार पर होती है। आप तेलंगाना में देखिए, आप आंध्र में देखिए, जहाँ भी देखिए, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी मानता हूँ मैं। परिवार अगर पार्टी हमारे चला, पार्टी में भी पूरे निर्णय आज भी लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। जब उद्धव परिवार जी पार्टी बैठते हैं, चलाएगा बाला तो साहब भी लोकतंत्र बैठते कैसे थे होगा, हमारे संजय साथ, जी? चर्चा होती थी। संजय जी, लोकतंत्र कैसा उनका है भी जहाँ देखिए, परिवार चलाए पार्टी? उनका भी जो चयन होता है, सिलेक्शन, वो हमारे जो कार्यकारिणी वो करती है कि उनको नेता करना है। हम तय करते हैं पार्टी का चीफ कौन बनेगा, कार्यकारिणी है वहाँ, राष्ट्रीय तो कार्यकारिणी ये तो है। कांग्रेस भी तय करती है, अखिलेश तो यादव भी ठीक तय है। करते हैं, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा फिर है। बीजेपी ने तो मुद्दा बना दिया, देश में मुद्दा चल निकला है। वंशवाद पर बहस होती है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निजात मिलनी मुझे चाहिए। नहीं लगता, ये भारतीय जनता पार्टी की बात ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सी जगह पे वंशवाद चल रहा है ना। मतलब वंशवाद ये गलत है ना? आप ये कह रहे हैं कि वंशवाद की बात नहीं करनी चाहिए, जिसको लोग चुनते हैं वही अध्यक्ष बनता है पार्टी में, और अगर एक परिवार अगर चलता आ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो मैं तो देख रहा हूँ राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कोई कांग्रेस के बाहर का अध्यक्ष बनाइए। शिवसेना में ऐसा कब पूछा जाएगा? जब तक हमें लगता है कि ठाकरे परिवार ही लीडरशिप कर सकते हैं तब तक ये रहेगी। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र और ठाकरे परिवार का जो रिश्ता है वो अटूट है और रहेगा। इसके पहले कि मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ जाऊं, जब लास्ट में खेलते हैं, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। शिवसेना और बीजेपी ने 25 साल की दोस्ती देखी, शिवसेना और बीजेपी ने करीब 2.5 साल की दुश्मनी देख ली, अदावत देख ली। कौन सी चीज़ भारतीय जनता पार्टी पर हम लोग ज़्यादा शिद्दत से नहीं हमने मानती है? दोस्ती ज़्यादा निभाई है। 25 साल तक हमने हमारा फ़ायदा नहीं देखा, नुकसान ज़रूर हमने हमारा किया है, लेकिन हमने बीजेपी को साथ रखा। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 4 कार्यकर्ता भी नहीं थे, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी है, हमको उनके साथ आगे जाना है। ये बाला साहब का हमारे लिए संदेश था, मंत्र था। 25 साल तक हमने निभाया। जब भी अटल जी हो, अडवाणी जी हो, बाला साहब को कुछ कहते थे तो हमने नफ़ा नुकसान नहीं देखा। जब केंद्र में सरकार संकट में आती थी तो बाला साहब अटल जी को कहते थे हमारे 4 मंत्री को निकाल दीजिए और ये जो जयललिता या ये सब उनका हुई मांग है वो पूरी कर लीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। ये हमारी दोस्ती थी। ये आपकी तरफ से हुआ। मैं बीजेपी, सवाल मेरा बीजेपी के लिए था। देखिए, हमारा बीजेपी की स्वभाव है दोस्ती ठीक है, दुश्मनी ठीक? हमारा स्वभाव था दोस्ती निभाना। जब तक दोस्ती निभानी थी हमने निभा ली। दुश्मनी के बाद भी हमने दोस्ती निभाने की कोशिश की। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? नीरज कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, आपने कहा कि बाला साहब जो कहते थे हम लोग वो मानते थे, और बाला साहब बीजेपी की बात भी मानते थे, लेकिन बाला साहब का ही मैं एक बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा तो उस समय हम शिवसेना बंद करना उचित समझेंगे, शटर डाउन करना उचित समझेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो, आपने खुद ही कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा। बाला साहब जाने के बाद ये हमने बनाया। मतलब ये मान लिया जाए ना कि बाला लेकिन साहब के आपको- जाने के बाद वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई। आपको बाला साहब के बारे में बहुत कम जानकारी है। बाला साहब ने भी इंदिरा गांधी को बहुत सपोर्ट किया था। बाला साहब ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ। बाला साहब ने बैरिस्टर अंतुले के साथ दोस्ती निभाई है बार बार, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी तब बाला साहब ने कहा है उस प्रसंग के कारण, लेकिन बाला साहब ने हमेशा इंदिरा गांधी को इस देश की नेता माना है। बाला साहब ने हमेशा इंदिरा गांधी का स्वागत किया है। बाला साहब ने संजय गांधी को बहुत ही उसका गौरव किया था, संजय गांधी का। आप देख लीजिए इतिहास में। आखिर में आ गया हूँ मैं। हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं संजय जी। इस कार्यक्रम की एक छोटी सी गुजारिश होती है, कम से कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। विकल्प अगर है तो किसी एक विकल्प को चुनना होगा।
मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना है एक नाथ शिंदे, तो वो क्या है? मैं अब उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। हमने सोचना बंद कर दिया उनके बारे में। ऑपरेशन लोटस का सूत्रधार कौन है? ऑफ कोर्स बीजेपी हाईकमांड। नाम एक? दिल्ली से एक का नाम नहीं ले सकता, दिल्ली। असली शिवसेना कौन सी है, शिंदे वाली कि उद्धव साहब वाली? ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे। आप कह रहे हैं चुनाव चिन्ह का डाउट हो रहा है, जा सकता है, जहाँ कैसे? ठाकरे वहाँ शिवसेना। अगर मान लीजिए नाम वहां चला गया तो क्या नया नाम होगा? ऐसा नाम नहीं होता है, कांग्रेस भी बहुत बन गई ना, एक ही कांग्रेस है क्या? लेकिन एक जो ओरिजिनल कांग्रेस है वो रहेगी, शिवसेना ही शिवसेना है। आपने एक बात तो मानी इस इंटरव्यू में कि आप त्याग कर देंगे, अगर आपसे कहा जाए कि आप हटिए तो बागी एक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी इस बात का आत्मचिंतन आपने किया, आपने विश्लेषण आपने किया कि आपकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है? नहीं, मेरे वजह से पार्टी का नुकसान कभी नहीं हुआ है। अगर होता तो बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे या परिवार या पूरी पार्टी उस बारे में मुझे बता देती। इतना हमारे रिलेशन बहुत फैमिलियर है अंदर, और पार्टी में हर व्यक्ति का एक वजूद होता है। मैं यानी पार्टी नहीं हूँ, और भी लोग मेरे साथ काम करते हैं। दिल पे हाथ रख के मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बात पंकज ने कही थी उसको छोटे में जानना चाहता हूँ कि क्या उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनते तो बेहतर होता? उद्धव ठाकरे अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं इतना ही कहता हूँ। क्या बागियों ने, जो शिव सैनिक के बागी हैं, शिवसेना के लोग हैं, उन्होंने उद्धव जी की खराब तबीयत का फ़ायदा उठाया? डेफिनेटली हुआ है ऐसा, ये गलत था, अमानुष। बेहतर प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कौन है संजय राउत की नज़र में, शरद पवार साहब या राहुल गांधी जी? न उसके पास, मेरे पास अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, और उनका कोई मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। 24 बीजेपी ही जीतेगी? बोल नहीं सकता, लेकिन बीजेपी तो मजबूत पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ दोस्ती करने का बहाना ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा ये निर्णय मैं नहीं लेता हूँ। आप दोबारा हाथ मिलाएंगे ऐसा लग रहा है बीजेपी से? ऐसा लग रहा है आप दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाने वाले? ईडी का दबाव है मेरे पे, हमारे पे नहीं कोई दबाव। भारत के भविष्य के लिए बेहतर कौन है, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? जो राज करता है वो हमेशा भारत के भविष्य के बारे में सोचता है, वो सोचना चाहिए, कोई भी हो। एक आखिरी सवाल, संजय राउत जी के लिए वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो देश का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और 5-10 साल तक? अभी तो मोदी जी है, और मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इन जवाबों ने बहुत सी चीज़ों का इंडिकेशन हमको दे दिया। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए संजय जी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास एपिसोड में। संजय जी की मजबूरी थी, वो पार्लियामेंट सेशन में है, वो वहाँ स्टूडियो तक नहीं आ सकते थे, इसीलिए आज ये विशेष सेटअप चलकर उनके घर तक पहुँचा है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, कुछ और तीखे सवालों के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज आपको रखे आगे।